एक लड़की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और इंटरमीडिएट उसने 95 अंकों के साथ पास किया था और इंटरमीडिएट पास करने के बाद ग्रेजुएशन में वो दाखिला लेती है और ग्रेजुएशन भी एक अच्छे अंक के साथ वो पास होती है। और उसके बाद एक ड्रीम था उसका कि वो यूपीएससी के क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी बन जाए, लेकिन उसके उस ड्रीम को उसके घर वालों को थोड़ा सा कम पढ़े लिखे थे, उसके इस भावनाओं को समझ नहीं पाए। और समय से पहले मतलब यूँ कहें कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ उसकी जल्द ही जल्द शादी करा दी। जब वो ससुराल गई और वहाँ जाकर वो अपनी पढ़ाई आगे करने की इच्छा अपने सास ससुर को जताई, अपने पति को बताई, लेकिन उसके सास ससुर भी उनके इस इच्छा को दबा दिए और ये कहने लगे कि पढ़ लिख के कौन सा तुमको कलेक्टर बनना है, जितना पढ़ाई लिखाई करना था उतना तो कर ली और आगे पढ़ लिख के करना क्या है। होता है घर का काम काज होता है तो तुम कर ही लोगी और उसके लिए जितना पढ़ना था उतना तुम पढ़ाई कर चुकी हो, तो फिर ज़रूरत क्या है आगे पढ़ने का। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और जो वो अपनी पति से इस मैटर पर बात करना चाही तो पति भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं गया और वो भी नहीं चाहा कि उसकी पत्नी पढ़े और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे, क्योंकि शुरू से ही उस लड़की का ड्रीम था। वो बिल्कुल इस बात के लिए हमेशा प्रयास करती थी कि यूपीएससी निकालेगी और यूपीएससी निकालने के बाद वो एक आईएएस ऑफिसर अधिकारी बनेगी और उसकी ये ख्वाहिश थी शुरू से। लेकिन ना तो उसके अपने घर वालों ने साथ दिया और ना ही उसे किसी ने सपोर्ट किया और ना ही उसका ससुराल वाला साथ दिया। उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पति भी उसके सपोर्ट नहीं किए। और जब उसको लगने लगा कि अब शायद वो आगे नहीं पढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उसने अंत में एक फ़ैसला लिया। और जब अपने दिल पर पत्थर रख के उसने ये फ़ैसला लिया तो मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे अब तलाक लेना है। और वो तलाक एक अर्जी एक फैमिली कोर्ट में फ़ाइल कर देती है और फाइल करने के बाद वो जान लगा के पढ़ाई में जुट जाती है। रात दिन करके वो मेहनत करने लगती है और एक दिन वो समय आता है जब वो यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आम तौर पर कम होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही वो यूपीएससी कंप्लीट करती है, बल्कि एक अच्छा रैंक आता है और अच्छा रैंक आने के पश्चात एक ज़िले का कलेक्टर बन जाती है। यकीन मानिए, जब इस पूरे दुखद और रहस्यमय घटना को आप सुनेंगे तो आपको आँखों से आंसू निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की कानपुर की। जब वो अनुराधा नाम की लड़की आईएएस कंप्लीट करने के बाद जब ज्वाइनिंग के उद्देश्य से वो ज़िले में पहुंचती है तो उस ज़िले के कलेक्टर ऑफिस में एक माहौल था। सब लोग बड़ा बेसब्र से अपने नए मैडम को, अपने नए कलेक्टर साहिबा को उस ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता लेके इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 10 बजता है, 10 बजे के लगभग कलेक्टर साहिबा की वाइट कलर की गाड़ी आके गेट पर लगती है और उसके पीछे सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां भी होती है और रेड लाइट लग जाता है और उनके गाड़ी में। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है तो वो ब्लू कलर के एक साड़ी, पावर का एक चश्मा, अपनी आँखों में, हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में एक डायरी, उस मैडम को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई एक सभ्य और शालीन औरत बिल्कुल ऑफिस की ओर बढ़ते हुए आ रही है। सब लोग उसके इस अंदाज पर पहले नज़र में ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ी थी तो उस ऑफिस के जो बड़े बाबू थे वहाँ पर पहुँचते हैं और गाड़ी का गेट खोलते हैं।
और गेट खोलने के बाद उसको एक बड़ा सा गुलदस्ता देते हैं और उस गुलदस्ता को लेकर मैडम साहिबा बड़े बाबू का अभिनंदन स्वीकार करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जितने भी ऑफिस के कर्मचारी थे, जितने भी ऑफिस के स्टाफ थे, सब लोग एक लाइन में खड़े थे। सब लोग बारी बारी से फूलों का गुलदस्ता देकर मैडम साहिबा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। एक खुशी का माहौल था। सब लोग के मन में एक बेकरारी थी कि आखिर ये मैडम जो आई हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, ये अपने कार्यकाल में किस हद तक आगे बढ़कर काम करती है। सबके मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी। 2-4 दिन बीत जाता है, मैडम भी अपने काम में व्यवस्थित थी, स्टाफ हो जाते हैं और वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। मैडम जैसे ही 10 बजे के लगभग आती हैं, आने के पूर्व वह कॉल में लग जाती है और अब सब अपने स्टाफ को वहाँ पर बुलाती है और सबको एक बार गुड मॉर्निंग बोलती है और सबका अभिवादन स्वीकार करती है और इसके बाद वो अपने केबिन में जाके अपना काम करने लगती है। और इधर जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल था, उस ऑफिस का बन चुका था। और इससे पहले कि जो ऑफिसर थे, उसके पास जाने से पहले लोगों को डर लगता था। सब लोग उनके पास पहुंचते नहीं थे, उनको डर होता था कि कहीं कलेक्टर साहिबा इनको डांट ना दें। लेकिन मैडम सबको बड़ा ही सहज तरीके से रहती थी और सबके साथ शालीन तरीके से रहती थी और सब लोग उसकी शालीनता का, सब लोग उसके सहजता का बड़ा ही ख्याल रखते थे। और बहुत ही कम समय में अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारी को मैडम ने दिल जीत लिया था। यूँ कहें कि मैडम इस अंदाज का सब लोग ख्याल हो चुके थे। एक दिन परिचय दौर शुरू हो रहा था, सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। बड़े बाबू सबसे परिचय कराते हैं और सब लोग अपना नाम और पद का नाम लेते हैं। और जब परिचय कराते कराते लास्ट में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है प्रेम सिंह सैनी। जब उसके पास मैडम पहुंचती है तो वो बड़े बाबू को मना करती है कि इनका परिचय इनको खुद अपना देने दीजिए, इनका परिचय आप मत करवाइए। तब प्रेम सिंह सैनी कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं इसी ऑफिस में क्लर्क हूँ। और ये बोल के वो अपना सर झुका लेते हैं और मैडम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वो तुरंत वहाँ से उसी समय प्रेम सिंह सैनी ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। मानो झुंझला के वो बाहर चले गए, मानो गुस्सा से वो बाहर चले गए हो। उनके इस तरह के आना जाना वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे, मौजूद थे, बड़े बाबू थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन प्रेम सिंह सैनी अपनी ड्यूटी पर आता ही नहीं है और वो बड़े बाबू हैं, उनको इस बात की सूचना दे देता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, हम 3-4 दिन के बाद आएंगे। मैडम ने बड़े ही बेवकी के साथ सबका भरोसा और विश्वास जीत लिया था। सब लोग बड़े निडरता से, बड़े ही निर्भीकता से मैडम से आंखों मिलाकर बात करते थे और उनके साथ भी जो भी समस्या होती थी वो अपने मैडम से, अपने कलेक्टर साहिबा से उस बात को वो लोग बताते थे। लेकिन प्रेम सिंह सैनी एक ऐसा शख्स था जो उस मैडम से नज़र मिलाने से कतराता था। मैडम उसे नज़र तो मिलाना चाहती थी लेकिन प्रेम सिंह सैनी अपना नज़र नीचे झुका लेता था। इधर 3-4 दिन बीत गए थे। 3-4 दिन के बाद भी जब मैडम को प्रेम सिंह सैनी उस ऑफिस में नहीं दिखा, प्रेम सिंह नहीं दिख रहा है, तो 3-4-5 दिन हो गए। तो क्या बात है, पता करिए। प्रेम सिंह सैनी ने छुट्टी लिया है क्या? प्रेम सिंह ने कोई अर्जी दी क्या है? कोई एप्लीकेशन लगाया है? तब बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं, इससे पहले वो छुट्टी में गया था, उस समय वो एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस बार वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वो 3-4 दिन में नहीं आ रहा है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद प्रेम सिंह को सूचना दी जाती है कि मैडम आपसे मिलना चाहती है, जल्द से जल्द आइए। प्रेम सिंह सैनी को बुलाया जाता है और प्रेम सिंह उस ऑफिस में जाके मैडम के पास नज़र झुका के खड़ा हो जाता है और इसके बाद मैडम उसको देख के बोलती है कि मिस्टर,
प्रेम आपका ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपका घर नहीं, यह एक सरकारी ऑफिस है और यहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन है और यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल है और उसे फॉलो करके हर लोगों को यहाँ पर काम करना होता है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप रिज़ाइन देकर चले जाइए। लेकिन बिना किसी को सूचना के आप अब्सेंट अगर हो गए तो आज के बाद जो भी मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगी। और वो प्रेम सिंह सैनी को कुछ नहीं बोल रहा था। मैडम के इस बात का मानो कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था। जब मैडम को लगा कि प्रेम सिंह सैनी इस बात को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तब वो थोड़ा सा गुस्सा के नाराज़गी भरे स्वर में कहती है, मिस्टर प्रेम सिंह सैनी, मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। अभी तक जो भी मैं बोल रही हूँ शायद आपके कानों तक ये बात पहुँच रही है या नहीं रही है। प्रेम सिंह सैनी अपना नज़र गुस्से से ऊपर उठाता है और उठाकर कहता है कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं हूँ। जो भी मैं किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर आऊँ और जाऊँ, मेरी छुट्टी अभी बची हुई थी तो मैं नहीं आया। और जहां मुझे इस बात की सूचना देनी चाहिए मैं एक ऑलरेडी मेल कर चुका हूं। और इतना बोल के मानो गुस्सा से वो वहां निकल जाता है। और इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने ऑफिस में बड़े बाबू को बुलाती है और प्रेम सिंह की पता करने की कोशिश करती है कि आखिर इसका एक व्यवहार ऐसा क्यों है। और इस बात पर बड़े बाबू कहते हैं 2 साल से प्रेम सिंह सैनी के यहाँ पर पोस्टिंग है, प्रेम सिंह सैनी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी से दोस्ती है। अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, वो अपना काम करते हैं और समय पर काम करते हैं और समय से काम करके वापस चले जाते हैं। उसकी ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी है जिसका नाम था वर्मा। उसका काम था कोई भी जब टेंडर होता था और टेंडर का जब अमूकल होना रहता था तो उस अमूकल लेटर पर किसी वर्मा के सिग्नेचर के बिना उस टेंडर का अमूकल होना नामुमकिन था। ऐसा भी बताया जा रहा था कि कलेक्टर साहिबा के आने से पहले वहाँ के जो भी पहले के जो कलेक्टर थे उनका भी कमीशन हर एक टेंडर के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब यूँ कहें कि टेंडर पास होने के बाद एक अच्छी खासी मोटी कमाई वहाँ का स्रोत था, वहाँ के अधिकारियों के लिए बन गई थी। कलेक्टर साहिबा को इस बात की जानकारी हुई, उसने वर्मा के ऊपर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया। और जब वर्मा को लगा कि अब मैडम हमारे ऊपर नकेल कस रही है तो वो मैडम साहिबा के इस व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और एक दिन की बात है, एक टेंडर आया किसी नदी का। उस टेंडर को वेरीफाई करने के बाद मैडम साहिबा को ऐसा लगा कि शायद गलत तरीके से उस टेंडर को पास कराया जा रहा है, तो मैडम ने उस टेंडर को ही रिजेक्ट कर दिया। और जब उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो टेंडर वर्मा के अप्रोच से आया था, तो वर्मा बहुत नाराज़ हुआ और वर्मा को गुस्सा आया। और जैसे ही वर्मा अपने ऑफिस में पहुंचता है और ऑफिस में पहुंचने के बाद मैडम को भला बुरा बोलने लगता है, ऑफिस में पूरा शोर शराबा करने लगता है, क्योंकि वो सीनियर अधिकारी था और उसको भी कुछ न कुछ पावर था। उस पावर का वहाँ वो बिल्कुल मिसयूज करने लगा और सबको बड़े ही गंदे तरीके से वहाँ पर सुनाने लगा, क्योंकि मैडम अपने केबिन में थी और मैडम इस बात को सुन नहीं रही थी। जितने भी कर्मचारी थे सब लोग सिर्फ उसकी बातों को सुन रहे थे, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसी ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर प्रेम सिंह सैनी भी था। और प्रेम सिंह सैनी कोई और नहीं बल्कि उस मैडम का, उस कलेक्टर साहिबा का तलाकशुदा पति था। चूँकि उसकी जो पत्नी थी इसीलिए उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बात का विरोध किया। वर्मा को बोला कि वर्मा जी आप अपशब्द क्यों बोल रहे हैं। मैडम को जब वर्मा उसके इस बात को बिल्कुल नहीं समझा और भला बुरा प्रेम सिंह को भी सुनाने लगा। काफ़ी ज़्यादा जब बात बढ़ गया
तो दोनों के बीच हाथापाई की होती है और नौबत आ जाती है और ऑफिस के कर्मचारी जो थे, जो स्टाफ थे, इसी बीच में पहुंच के दोनों के बीच पहुंच के बीचों बीच का बचाव का काम किए। काफ़ी शोर शराबा होने लगा और बीच में मैडम अपने केबिन से बाहर आना पड़ा। और जब मैडम अपने केबिन से बाहर आती है तो वहाँ का माहौल को देखती है और जैसे ही मैडम जब सब स्टाफ को वहाँ पर नज़र पड़ता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैडम अपने केबिन में बड़े बाबू को बुलाती है और बड़े बाबू को बुलाकर मामले को जानने की कोशिश करती है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि वर्मा जी आपको अपशब्द बोल रहा था और जब प्रेम सिंह ने इस बात का विरोध किया तो उसके बाद भी वर्मा जी उसको बहुत भला बुरा बोलने लगा। तमाम तरह की बातें हुई। इसके बाद वो बड़े बाबू की ऑफिस से बाहर करती है और इसके बाद बुलाती है अब प्रेम सिंह सैनी को, मेरे पास भेजिए। प्रेम सिंह सैनी अभी भी वैसे ही जाता है और उसी तरीके से बात करता है जैसे कि पहले कर रहा था, अपनी नज़र को नीचे झुकाए हुए और झुका के कहता है, जी मैडम बताइए क्या बात है, मुझे आपने क्यों बुलाया। तब मैडम कहती है कि प्रेम सिंह ये कोई आपका घर नहीं, ये कोई रोड नहीं कि जब मन हुआ जिसके साथ हुआ आप लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए। आपको कौन अधिकार दिया कि इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने का, इस तरह से ऑफिस में शोर शराबा करने का, ऑफिस का माहौल ख़राब कर रहे हैं आप लोग। मतलब जितना हुआ प्रेम सिंह को अपने स्तर से सुना दी और ये भी वार्निंग दे दी कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगी सीधा। तब प्रेम सिंह अपना नज़र ऊपर उठाता है और कहता है कि आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए या फिर मुझे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे जो करना है करने दी, जो करना है कर दीजिए। लेकिन आपको, आप भले हमसे तलाक ले चुकी हैं, आप भले ही हमसे दूर जा चुकी हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में अभी भी रखता हूँ और अभी भी मैंने आपको अपने से अलग नहीं किया है। क्योंकि आपने, वो वर्मा जी आपको अपशब्द बोल रहे थे और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो वो हाथापाई पर उतर आया और इसके आवाज़ में मुझे भी यही पहल करना पड़ा। तो बोलती है कि हमें बोल रहा था ना, आपको तो नहीं बोल रहा था। जब हमें बोल रहा था तो मैं समझती क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही ये बात अनुराधा मैडम सुनती हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी आंखें डबडबा जाती है और रुमाल से अपने आप को पोंछती है और अपने आप को थोड़ी देर के बाद सहज करने की कोशिश करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी भी प्रेम सिंह सैनी और जो ऑफिस की नई कलेक्टर साहिबा थी अनुराधा, इन दोनों के बीच ठीक प्रकार से बातचीत नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश तो कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की, सुनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन किन्हीं दूसरों के दूरी बना रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। महीने 2 महीने जब बीत जाते हैं, एक दिन मैडम के पास फ़ोन आता है कि उनके ऑफिस में एक कैबिनेट मंत्री विजिट करने आ रहे हैं। जैसे इस बात की सूचना मिलती है, मैडम को अपने जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, सबको इस बात की सूचना दी जाती है क्योंकि कैबिनेट मंत्री कल आगमन होने वाला है। तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जाए और सब लोग आएंगे, कोई अब्सेंट नहीं करेगा और समय से 2 घंटा पहले वहां पर सब लोग पहुंचेंगे। दूसरे दिन वही होता है, सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। मैडम तैयारी का देख कर लेती है, बड़े बाबू के साथ इन्फेक्शन करती है और सब कुछ सही तरीके से वहाँ पर व्यवस्थित हो चुका था। मैडम ने सख्त हिकायत दे दी थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने काम को बड़ी ही बेवकी के साथ वहाँ पर कर रहे थे। सब लोग समय से पहले पर वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन इस बीच अगर कोई नहीं आया था तो वो था प्रेम सिंह सैनी। मैडम प्रेम सिंह सैनी को खोजने की कोशिश कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेम सिंह सैनी उसको अब उनको नहीं मिला
और जब बड़े बाबू को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि प्रेम सिंह सैनी अभी तक नहीं पहुंचा है, आप पता कीजिए कि प्रेम सिंह सैनी कहाँ है। इसके बाद जब बड़े बाबू फ़ोन करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि रात में ही कुछ गुंडे के द्वारा उनको बड़े ही बेरहम तरीके से पीटा गया और पीट के इतना जख्मी कर दिया गया है कि जख्मी हालत में वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में एडमिट है। जैसे ही ये बात मैडम साहिबा सुनती हैं, अनुराधा सुनती हैं, इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि हो ना हो कहीं ना कहीं बर्मा के गुंडे के द्वारा ही इसे पूरे घटना को अंजाम दिया गया होगा। तो इस बात को तत्काल समझ जाती है और बड़े बाबू से कहती है कि ड्राइवर को बोलिए जल्द से जल्द गाड़ी लेकर आए और मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। तब बड़े बाबू सकपका जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब मंत्री जी आधा घंटा के बाद आगमन होने वाला है और मैडम बोलती हैं कि अभी मुझे तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। तब बड़े बाबू कहते हैं क्योंकि अगर आप मैडम अभी चली जाएंगी तब मंत्री जी आएंगे और वो नाराज़ होकर मैं किसी अन्य एम्प्लॉय को वहाँ पर भेज देता हूँ। तब अनुराधा मैडम बोलती है कि नहीं, मुझे मंत्री जी से ज़्यादा वहाँ जाना ज़रूरी है। तब फिर बड़े बाबू कहते हैं नहीं, अगर आप उधर चली गई तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे और जब नाराज़ हो जाएंगे तो सबको सुनाएंगे और आपको भी भला बुरा बोलेंगे। तब मैडम बोलती हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। और वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और उस ड्राइवर को जैसे ही गाड़ी लेके आता है और झट से गाड़ी में बैठती है और उस हॉस्पिटल की ओर अपने सुरक्षा गार्ड को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में जैसे ही मैडम साहिबा पहुँचती है, क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर गया था और वो लिफ्ट से नहीं जाकर वो सीढ़ी से जाने की कोशिश करने लगती है और मैडम साहिबा के साथ सुरक्षा को जाते देख वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, जितने भी वहाँ पर नर्स थी, जितने भी अन्य कर्मी थे, सबके सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया। क्योंकि आमतौर पे ऐसा कम देखा जाता है कि सब लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि हो या ना हो कुछ तो बड़ा हुआ है। सब लोग अलर्ट मूड में आ जाते हैं। सीढ़ियों के रास्ते मैडम जा रही थी, उसके पीछे 4-5 डॉक्टरों की टीम जाती है और सीधा वो आईसीयू वार्ड में पहुंचती है। और आईसीयू वार्ड में जब पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि प्रेम सिंह आईसीयू वार्ड में एक बेड पर अभी से बेहोश पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। अभी भी उसको होश नहीं आ रहा था और उसकी आंखों में प्रेम सिंह के देख के आंसू आ गया और वो अपने आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। उसने अपने आंसू को वहां पर पहुंचती है और उसके बाद डॉक्टरों को इस बात की हिकायत देती है कि इलाज में किसी की कमी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, अगर पूरे अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। और ये हिकायत दी कि वार्निंग दी। ये निराश होकर वहाँ से चली जाती है और जब वो हॉस्पिटल में प्रेम सिंह के पास मौजूद थी, उसी बीच कम से कम 100 से 101 कॉल उसके फ़ोन पे आता है और वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करती है। लेकिन जब वो देख के नीचे आती है तो लास्ट कॉल जो आता है वो बड़े बाबू का कॉल होता है। तो बड़े बाबू को कॉल को रिसीव करती है। तब बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम कैबिनेट मंत्री वहाँ पर आए थे और वो नाराज़ होकर वापस चले गए, काफ़ी भला बुरा आपको बोल रहे थे, डिपार्टमेंट को काफ़ी खरी खोटी सुना रहे थे। तब मैडम कहती है कोई बात नहीं, उनका जो काम था करना वो किए, मेरा जो काम करना है वो मैं कर रही हूँ, मुझे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आ रही हूँ। इसके बाद मैडम अपने काम पर लग जाती है। सब जो भी कर्मचारी के ऑफिस के सब लोग थे अपना काम करने लगते हैं। 7, 8, 10 दिन बीत जाता है और इसी बीच मैडम इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो प्रेम सिंह से हॉस्पिटल में जाकर मिल नहीं तो पाती है, लेकिन वो फ़ोन पर इस बात की जानकारी ज़रूर रखती थी, उसके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति की, डॉक्टर उसके उपचार सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा अपडेट ले रही थी। अपने किसी अन्य कर्मचारी को वहां पर भेज के इस बात की जानकारी भी ले रही थी। 10 दिन के बाद अचानक से जब छुट्टी का समय होता है तो अपने ड्राइवर को बुलाती है और कहती है कि मुझे आज प्रेम सिंह के घर जाना है। और वो अपना सुरक्षा गार्ड को बुलाती है और सुरक्षा गार्ड को बुलाने के बाद वो प्रेम सिंह उस
आवास में पहुंच जाती है और वहां पर प्रेम सिंह मौजूद था और अपनी सुरक्षा को और ड्राइवर को गेट से बाहर ही रोकती है और इसके बाद प्रेम सिंह के कमरे में एंटर करती है। प्रेम सिंह के पूरे शरीर पर पट्टी लगा हुआ था, बगल में ही एक टेबल था, टेबल पर एक जग रखा हुआ था और गिलास रखा हुआ था, वहाँ पर दवा की बोतल रखी हुई थी। जैसे ही मैडम अंदर पहुँचती है, प्रेम सिंह को देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रेम सिंह पास जो दवा की शीशी रखी हुई थी वो दवा की शीशी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में ये पावर नहीं था वो दवा की शीशी को अपने पास ले उसमें से दवा को गोली निकाल कर खा भी पाए। मैडम जैसे ही उसको इस हरकत को देखती है वो तुरंत जग से गिलास में पानी भरती है और उस शीशी से दवा होता है वो दवा को उसमें डाल के इसके बाद वो गिलास प्रेम सिंह की ओर बढ़ाती है और प्रेम सिंह मैडम को अपने पास देखता है और वो कहता है, आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे ही आपके और हमारे बीच जो भी चीज़ें हो रही है इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें ऑफिस में हो रही होगी। हम तो ठीक ही हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आपके आने की ज़रूरत क्या थी। तब मैडम बोलती है कि आपको हमारे बीच के मैटर में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। जब वर्मा मुझे गाली दे रहा था, जब वर्मा मुझे बोल रहा था, मुझे अपशब्द बोल रहा था, तो फिर बीच में आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके साथ ये जो हुआ, आपकी जो जानकारी भी हो गई कि वर्मा के गुंडों के द्वारा ही एकत्र किया गया। इसने तत्काल वर्मा को सस्पेंड कर दिया और वर्मा के खिलाफ हमने एफआईआर भी किया है। पुलिस अपना काम कर रही है, वो अपना कर रही है, तहकीकात कर रही है। जल्द ही जल्द जो भी लोग इसमें शामिल है उसको पकड़ा भी जाएगा। हमारे बीच में बोले थे ना, मेरा भी हक बनता है ना कि, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं। तब प्रेम कहता है कि हमारी बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे, हमने अभी तक जो शादी ही नहीं किए हैं, हमने तलाक तो दे दिया था लेकिन हम कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाए आपको। और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन ज़रूर आप मेरे पास आएंगे और मुझे ये भी यकीन था कि हो ना हो आप अगर नहीं कहीं जाऊंगा तो आपके ही पास जाऊंगा। इसी वजह से मैंने आप अभी तक शादी नहीं की। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं किया। तब अनुराधा मैडम कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी, हालांकि मेरे पापा जो हैं ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द शादी कर लो, घर गृहस्थी अपना बसा लो, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आज नहीं तो कल आप ज़रूर समझोगे और वो दिन आज आ ही गया। और इस बात पर प्रेम सिंह रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, काश मैं उस समय थोड़ा सा विरोध अपने माँ बाप से कर दिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तब अनुराधा कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे की लड़ाई हम दोनों जीवन में एक साथ लड़ेंगे। और ऐसा कह के दोनों एक दूसरे गले से लिपट जाती है और एक मार्मिक पल था, एक सुखद पल की अनुभूति दोनों एक दूसरे के गले से लिपट कर करने लगते हैं और वहीं से उन दोनों की एक नई जीवन की शुरुआत हो जाती है। एक बहुत ही भावुक पल था, एक मार्मिक पल था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान रो रहे थे, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे, साथ बिताए हुए कुछ पल, अच्छे पल को याद कर रहे, थोड़ा सा खुश होने की भी कोशिश कर रहे थे। अनुराधा बोलती है, कल से मैं इसी फ्लैट में आके रहूँगी और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हारे स्वास्थ्य का पूरा देखभाल मैं करूँगी और हम जल्द ही तुमसे शादी करेंगे, साथ जीवन बिताएंगे, इस लड़ाई में एक साथ रहेंगे। और ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे से लिफ्ट से खुश हो जाते हैं, रोते भी हैं और एक अत्यंत भावुक पल। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है उस समय। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और ये जताना है कि आपको ये भी बताना है कि अगर किसी भी रिश्ते को समय दिया जाए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है। अपनी राय निष्पक्षता के साथ जो भी आप लोग हमेशा देते आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आखिर प्रेम सिंह का उस सिचुएशन में वो निर्णय
क्या सही था या फिर अनुराधा का वो निर्णय जो था, सिचुएशन क्या सही था। अगर अधूरा उस समय वो निर्णय नहीं लेती तो क्या वो कामयाब हो पाती। अपनी राय निष्पक्ष के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये जो वीडियो है हर तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जो है, ये स्टोरी है जो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।